जी आ जाए जल्दी से आ जाए। अच्छा जी, 2 सेशंस हमने किए थे ज़रा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे आज भी कोई 30-35 मिनट्स पढ़ें, और उसके बाद जो अगला सेशन हो वो डिस्कशन का हो कि जो हम कर रहे हैं और आज आपने जो पढ़ना है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, और जो आपने पहले किया उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। और जितनी आपने एसईओ सीख ली हुई है, इस एसईओ को आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो एसईओ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, भूल जाएंगे आप लोग कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने एसईओ जब शुरू की तो हमने सबसे पहले बात शुरू की टाइटल ऑप्टिमाइजेशन से, और हमने कहा था कि भाई टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड आता है, फिर हमने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने कहा फेविकॉन लगाएं, ऐसे ही है ना। और उसके बाद हम लोगों ने कैनोनिकल को डिस्कस किया था कि कैनोनिकल क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें आपने जो भी वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन किया, जितना भी अभी तक डिज़ाइन कर लिया हुआ है, उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो, सब चीज़ें इंप्लीमेंट करो। बेशक आपकी वेबसाइट लाइव है, बेशक आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है। अगर आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है तो आप जो कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो वो मुझे लाकर दिखाएं। लाइव ऑनलाइन तो नहीं है ना, ताकि मैं देख लूं कि आपने जो इंप्लीमेंट किया है वो ठीक किया है कि ठीक नहीं किया, आप उसको ठीक कर लें। तो जिनकी वेबसाइट ऑनलाइन है वो तो टूल से भी चेक कर सकते हैं ना, एसईओबिलिटी के टूल से जाकर। लेकिन जिनकी ऑनलाइन नहीं है वो मुझे दिखाएं कि ये काम हमने किया और ये इस हद तक हमसे हो गया। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने कैनोनिकल पढ़ा, उसके बाद हमने साइट मैप भी शायद पढ़ा था। साइट मैप जनरेट करना, साइट मैप क्या होता है, ठीक है। साइट मैप और रोबोट्स दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सो पहले मैंने आपको साइट मैप पढ़ाया है, अभी हम देखते हैं कि रोबोट्स इससे कैसे इंटरलिंक है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये थी ना फाइल का नाम, और अब जो आज पढ़ने जा रहे हैं इस फाइल का नाम है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। सो ये दोनों फाइलें जो हैं, ये दोनों फाइलें हमें HTML फाइल्स नहीं लग रही हैं, दोनों ही फाइलें HTML फाइल्स नहीं है। यानी इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि ये HTML फाइल के ऊपर काम नहीं हम कर रहे। साइट मैप भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ है, रोबोट्स भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ। आपने भी आज का लेसन लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको मिड में उन्होंने इंसर्ट किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपने कैसे चलना है आगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ आज का लेसन ले लो, यहां से आपने कंटिन्यू नहीं करना, मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल से करवाऊंगा, ठीक है। ये आपको परेशान करेगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, रोबोट्स फाइल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, और हम ये भी कह रहे थे कि जो गूगल का क्राउलर है उसने आकर वेबसाइट्स को देखना है, गूगल के क्राउलर ने वेबसाइट्स को आकर देखना है कि भाई इन वेबसाइट्स को मैंने क्राउल करना है और इन वेबसाइट्स को मैंने क्राउल नहीं करना। जो वेबसाइट को गूगल क्राउलिंग के लिए कंसीडर करेगा वही इंडेक्स होंगी, और इंडेक्सिंग ही जो है वो एसईओ है। इंडेक्सिंग ही हमारे पास, जैसे मैं आपका पेपर लूं और उसके बाद नंबर लगाऊं, और नंबर लगाने के बाद मैं तरतीब लगा दूं कि भाई ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ऐसे ही है ना। एक बंदे के नंबर 95 है, एक के 90 है, एक के 85 है, एक के 80 है, एक के 70 है, तो इंडेक्सिंग हो गई। इंडेक्सिंग करने के साथ ये भी पता लग गया टॉप पर कौन है। सेम यही काम गूगल ने भी करना है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होगी, क्राउलिंग, क्राउलिंग के बाद क्या होगी, इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग इज एसईओ। इंडेक्सिंग हो गई है तो क्या हुआ, एक चीज ऊपर आ गई, एक दूसरे नंबर पर आ गई, एक तीसरे नंबर पर आ गई, एक 10वें पर चली गई, एक 100वें पर चली गई, तो ये इंडेक्सिंग हो चुकी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को देखना है, और सिर्फ आपकी वेबसाइट्स को नहीं देखना, नंबर ऑफ वेबसाइट्स को देखना है, और टॉपिक वाइज हर वेबसाइट को लिंक कर रहा है। जैसे कोई बंदा लिखता है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो सिर्फ वो किचन वाली फाइलों को चेक करेगा, क्राउल करेगा। अगर कोई बंदा लिखेगा एमडी कैट प्रिपरेशन, तो उस तरह की फाइलों को एक इंडेक्स बनाएगा। हर किसी का अलग एक इंडेक्सिंग सर्वर है। जैसे मैं कहूं भाई यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का पेपर हो रहा है, 7 वाली क्लास में वेब डेवलपमेंट का पेपर हो रहा है, ऊपर जो है वो कोई और इस्लामियात का पेपर हो रहा है, तो ये सब चीजें अलग अलग है ना, तो सबको अलग अलग देखा जा रहा होगा, इकट्ठा नहीं देखा जा रहा होगा, सबको अलग अलग टॉपिक वाइज देखा जा रहा होगा। अब रोबोट्स की फाइल में क्या है, क्या बेसिकली रोबोट्स की फाइल में हम डायरेक्टिव्स देते हैं क्राउलर को कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसमें से ये वाला जो कंटेंट है ये क्राउल होने वाला है, और ये वाला जो कंटेंट है ये क्राउल नहीं होने वाला। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि भाई क्राउलर आ रहा है, अब आपको पता लग गया क्राउलर का काम तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना उसके ऊपर। तो क्राउलर ने ऐसे नहीं आना कि एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा। क्राउलर इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ऐसा भी मैंने आपको बताया कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक एआई सिस्टम है उनका,
जो चलने लगा हुआ है और जो ये सारे काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होगा कि जो क्राउलर है उसके बाद कोई खास टाइम नहीं है, बहुत थोड़े टाइम के लिए उसने किसी वेबसाइट को क्राउल करना है। ये कितना टाइम है, नॉट मेंशन्ड, ये टाइम मेंशन नहीं है कि टाइम कितना ज्यादा है। ये क्राउलर को पता है कि उसने किस टाइम किस वेबसाइट पे कितना टाइम कंज्यूम करना है। क्राउलर का जो किसी वेबसाइट पर टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं क्राउल बजट। दिस टाइम इज कॉल्ड क्राउल बजट, यानी कि क्राउलर का अपना एक क्राउल बजट है हर वेबसाइट के लिए। इसी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे मैं कहूं भाई सुबह कॉलेज लगता है, मुख्तलिफ क्लासेस हो रही हैं, प्रिंसिपल विजिट पे निकलता है, पहले एक क्लास में आता है, फिर दूसरी में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, फिर चौथी में जाता है, वो 10-12 क्लासेस में वो बारी बारी चला जाता है। जब वो निकले थे तो उन्होंने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया था कि हर क्लास में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड करना है। ऐसे ही है ना, वो जिस जिस क्लासरूम में गए उसके मुताबिक उन्होंने टाइम, हाँ उनके पास एक स्टैंडर्ड टाइम तो होगा ना कि भाई विजिट करना है उन्होंने 30 मिनट्स में करना है, वो उनके पास टाइम होगा, लेकिन आगे से जो टाइम की डिवीजन है वो उन्होंने खुद से किया कि मुझे किस क्लासरूम में ज्यादा रुकना है। जहां पर उन्हें प्रॉब्लम फील हो रहा होगा वहां ज्यादा रुकेंगे, जहां पर प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा होगा वहां से वो थोड़ी देर के लिए विजिट करेंगे और जो भी उनका डाटा था वो क्राउल करके चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से इसका टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हम रोबोट की फाइल बनाते हैं और कुछ डायरेक्टिव्स दे देते हैं। डायरेक्टिव्स हैं क्या कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन है जो मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। नंबर 1, भाई सर्च इंजन का क्या मतलब हुआ, याहू, गूगल और भी MSN, कितने सारे सर्च इंजन हैं। दूसरा डायरेक्टिव क्या है कि कौन सी ऐसे फोल्डर्स हैं या फाइलें हैं जो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, वो रैंकिंग से रिलेट करती हैं, उनको वो क्राउल करे। और कौन सा डाटा ऐसा है मेरी वेबसाइट पे जो क्राउल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रैंकिंग से रिलेट नहीं कर रहा। तीसरा डायरेक्टिव हो गया। 3 डायरेक्टिव्स हुए। पहला क्या था, सर्च इंजन की इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है अलाउ, तीसरा क्या है डिसअलाउ, और चौथा क्या आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाया है कि नहीं बनाया। अगर बनाया हुआ है तो रोबोट में बता दो भाई साइट मैप का लिंक क्या है, URL क्या है। ये 4 डायरेक्टिव्स हैं जो हमने रोबोट्स की फाइल में देने हैं। मतलब पहला डायरेक्टिव क्या दे रहे हैं कि कौन सा सर्च इंजन इसे क्राउल करे। दूसरा डायरेक्टिव क्या दे रहे हैं कि इस वेबसाइट में तो आपको मैंने पब्लिक HTML का फोल्डर भेजा था ना, कितने सारे उसके अंदर फोल्डर्स है और कितनी सारी उसमें फाइलें थी। अब हमने ये बताना है कि हम किसको क्राउल करना चाह रहे हैं और किसको क्राउल नहीं करना चाहते। जो जिसे क्राउल करवाना चाहते हैं उसे हम क्या करेंगे, अलाउ। जिसे हम क्राउल नहीं करवाना चाहते उसे हम क्या करेंगे, डिसअलाउ। और हमने क्या अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना लिया हुआ है। अगर हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना लिया हुआ है तो हम यहां पर साइट मैप भी ऐड कर देंगे। ये काम है रोबोट्स की फाइल का। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई रोबोट की फाइल है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्राउलर के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और क्राउलर्स के लिए मुश्किलात पैदा करने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। क्योंकि अगर तो उसको हमने मेंशन नहीं किया कि इसे क्राउल करो तो वो क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को क्राउल करेगा। अब जब उसने क्राउल करना शुरू किया तो उसके पास एक खास क्राउल बजट था और क्राउल करते करते उसका बजट खत्म हो गया, लेकिन हमारा एक्चुअल कंटेंट नहीं आया अभी तक, वो तो वहां से चला गया। इसका मतलब है वो क्राउल नहीं हुआ। अब आपको इंडेक्स की फाइल का पर्पस तो पता लग गया। अब एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है एसईओ के लिए तो हम ये देखते हैं कि क्या उसकी रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर तो किसी ने पहले उसकी एसईओ नहीं की तो बनी तो नहीं होगी ना, लेकिन टेस्ट तो करूंगा मैं कि बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। उसके बाद हम रोबोट फाइल बनाएंगे। अब ये जो रोबोट्स फाइल है, ये रोबोट्स फाइल कोई एक जी रोबोट्स फाइल कोई HTML फाइल नहीं है। न्यू स्टूडेंट्स, एडमिशन हुआ है कि वैसे आए हो? हो गया, आगे आइए, इतना दूर ना बैठो। आप सिर्फ आज क्लास ले लें, फिर मैं आपसे अलग क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है, तीनों न्यू स्टूडेंट्स के साथ। सो पहला टास्क क्या है हमारे पास, पहला टास्क ये है कि कोई भी मेरे पास वेबसाइट आएगी एसईओ करने के लिए, तो होने के लिए तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा क्या उसकी रोबोट फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अगर बनी होगी तो फाइन, चेक करूंगा ठीक बनी है। अगर तो एसईओ किसी ने पहले की नहीं है, भाई किसी ने वेबसाइट ही बनवाई है, तो क्राउल ये वाली फाइल होगी नहीं उसकी, ठीक है, पहले ये चेक करना है मुझे। उसके बाद मैंने उसकी रोबोट फाइल बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 काम हम सीखने वाले हैं कि रोबोट्स को चेक करना है और रोबोट्स को बनाना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेक कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया और यहां पर आकर मैंने लिखा जी वेबसाइट का नाम / ये लिखा जी मैंने मैग्नीफाई, ये मैग्नीफायर भी जरा इसको ऑन कर लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? वेबसाइट का नाम लिखा है stars.edu.pk। मैंने कोई सी भी वेबसाइट खोल ली है, उसके आगे क्या लिखा है / करके robots.txt। उसके आगे मैंने लिखा robots.txt। अब अगर तो इसकी रोबोट्स फाइल होती तो रोबोट फाइल की इंफॉर्मेशन आ जाती, क्योंकि इसकी रोबोट्स की फाइल नहीं है तो इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। क्या आया बल्कि 404 एरर। 404 एरर का क्या मतलब होता है? 404 एरर का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वो मौजूद नहीं है। और ये 404 जो है ये बहुत डेंजरस है वेबसाइट की एसईओ के लिए। क्यों डेंजरस है? ये ऐसी डेंजरस है ना जैसे कोई बंदा किसी के घर जाना चाहता है और उसको अपना एड्रेस भेजे, वो एड्रेस जंगलों की तरफ चला जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये एड्रेस जंगलों की तरफ चला गया, हाँ, गलत जगह पे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल माइंड करेगा ना इसको कि भाई इनकी वेबसाइट पर ऐसे एड्रेसेस क्यों हैं, गलत एड्रेसेस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म हमारा यूज कर रहे हैं, एड्रेसेस गलत दे रहे हैं, इसमें रैंक करने में प्रॉब्लम आएगी। अभी मैंने जो आपको पढ़ाना है ना उसके अंदर देखें एक ये वाली स्लाइड भी मौजूद है, ये देखें स्लाइड के लिखा है ना 404 एरर पेज। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी टेक्निकल एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि भाई हमें ये फाइंड भी करना है। इसके बाद मैं ये भी फाइंड करूंगा कि जो वेबसाइट मेरे पास आई है इसके ऊपर जितने लिंक्स हैं क्या वो लिंक्स 404 का एरर तो नहीं जनरेट कर रहे। अगर वो लिंक्स 404 का एरर जनरेट कर रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। चलिए अब आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड में। ये अभी आपको मैंने इसका प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाया, ठीक है। चलिए एक ऐसी वेबसाइट भी देख लेते हैं जिसका हो। अब ये दूसरी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया मैंने, तो इसका हमें नजर आ रहा है वही बातें लिखी है जो मैं बता रहा था, 3-4 लाइनें लिखी हैं बहुत सिंपल सी। और देखिए ये सब टेक्स्ट है, नॉट HTML फाइल, नॉट अ वेबसाइट। ना ये वेबसाइट है ना ये HTML फाइल है, बल्कि ये इंस्ट्रक्शन है। ये हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट लैंग्वेज में हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है यही हम समझने जा रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? सर्च इंजन के मुतालिक। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या अलाउ कर रहे हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या डिसअलाउ कर रहे हैं। और चौथी इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई साइट में बना हुआ है, प्रीवियस क्लास में हमने बनाना सीखा था। तो अगर बना हुआ है तो उसका यूआरएल बता दो, तो उन्होंने यूआरएल बताया हुआ उसका साइट मैप का। ये वाली इंफॉर्मेशन देकर हमने अपनी रोबोट्स की फाइल को कंप्लीट करना है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे है, इसका मतलब क्या है, समझ में क्या आ रहा है, इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल भाई आपने नोटपैड में जाकर टाइप करना है, खुद ही बनानी है फाइल। इस फाइल का नाम क्या होगा? नोटपैड में जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम रख लेंगे robots.txt और उसके अंदर मैसेज ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक। यूजर डैश एजेंट जो है ये क्या है? यूजर डैश एजेंट हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है जो कह रहा है कि भाई कौन से सर्च इंजन के क्राउलर्स। आगे मैंने क्या लगाया हुआ है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, जब बल्क को रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्टैटिक यूज करते हैं। बेसिकली ये स्टैटिक और क्वेश्चन मार्क जो होता है ये वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऑल। इसका क्या मतलब होगा? भाई जितने भी सर्च इंजन हैं सबके क्राउलर भी, मना तो नहीं करेंगे ना किसी को, ये तो नहीं कहेंगे हम कि भाई याहू पे हमारी वेबसाइट नजर ना आए या MSN पे नजर ना आए, तो हम हर जगह ही इसको क्राउल करवाएंगे। आप में से कोई नादिया अनवर है यहाँ पे? सो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली लाइन की इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे? यूजर डैश एजेंट। यूजर डैश एजेंट से मुराद क्या है? हम उसे कह रहे हैं कि भाई क्राउलर्स कौन से हैं। यूजर डैश एजेंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्राउलर्स ऑफ सर्च इंजन्स को। और आगे हम कॉलन लगाकर मेंशन कर रहे हैं स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ? सारे।
जितने भी सर्च इंजन है सबको क्रॉल करो। इसका मतलब क्या कि भाई ये वाली लाइन तो आप लाजमी लिखोगे ना हर रोबोट्स की फाइल में, हर रोबोट्स की फाइल में ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, अलाउ। अब हमने क्या बताना है कि भाई हमें क्या अलाउ करना है। अब अगर ऐसा हो कुछ कि भाई अलाउ करने की चीजें ज्यादा हो और डिस अलाउ करने की कुछ कम चीजें हो, तो मैं यहां पर ये बता दूंगा जो डिस अलाउ करना है मैंने। जैसे अभी दूसरी लाइन को देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस अलाउ कॉलन CGI बिन। भाई ये वाली फाइल खोलनी होगी ना, घर में जाकर किसी की भी वेबसाइट खोलना, उसके आगे /robots.txt लिख देना, ठीक है ना। तो हर किसी की सेम ऐसी ही इंफॉर्मेशन आएगी, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होगा कि वो जो अलाउ और डिस अलाउ किया होगा वो डिफरेंट हो सकता है। साइट मैप में जो वेबसाइट का URL होगा वो उसी का होगा ना जिसकी वेबसाइट है। यहाँ पर इस वक्त मैंने जो वेबसाइट दिखाई है इसका URL आ रहा है, आप घर में कोई वेबसाइट किसी और की खोलोगे तो उसका URL आ रहा होगा। ये चीजें चेंज होंगी, बाकी चीजें कॉमन होंगी। तो डिस अलाउ में हमने क्या कहा कि भैया एक CGI बिन का एक फोल्डर है। ये कौन सा फोल्डर होता है, ये होस्टिंग के अंदर एक सिस्टम फोल्डर होता है, ये होस्टिंग के अंदर एक सिस्टम फोल्डर। अभी फिलहाल मैंने क्या कहा कि सब कुछ अलाउ करना है, ये वाला फोल्डर अलाउ नहीं करना, इसलिए कि सिस्टम फोल्डर है, इसका मेरी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैंने इसे बता दिया। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और मैंने अपनी होस्टिंग में ना एक वीडियोस का फोल्डर बनाया हुआ है और मैं हर लेक्चर को उसमें डाल देता हूँ सेव करने के लिए कि भाई मेरा डाटा चलो ऑनलाइन तो सेव हो जाएगा। अब ये भी तो मेरी वेबसाइट के साथ ही सेव होना शुरू हो गया है, इसको तो मैं क्रॉल नहीं कराऊंगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, डिस अलाउ कॉलन वीडियोस। समझ में आई बात की नहीं आई, क्या कहा मैंने। मैंने इसे कॉपी कर लिया, यानी मैंने कोई और फोल्डर है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ये देखिए मैं लिख रहा हूं डिस अलाउ, ये एक एग्जांपल दी है आपको, तो एक और एग्जांपल दे देता हूं। भाई वेबसाइट हमारी किस में बनी हुई है, इंडेक्स के फोल्डर में, पब्लिक HTML में पड़ी है ना। तो उसके अंदर मेन वेबसाइट कैसे रन हो रही है आपकी, इंडेक्स है। होता क्या है, मेरा क्लाइंट जो है कोई 15 दिनों के बाद मुझे कहता है भाई ये जो मेरी इंडेक्स वाली फाइल है ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दो, ये इमेज इसका चेंज होने वाला है, ये चेंज कर दो, ये मेरा मोबाइल नंबर अब तब्दील हो गया ये भी चेंज कर दो। तो क्या हुआ, 15 दिनों के बाद मेरी वेबसाइट में चेंज आई, फिर 10 दिनों के बाद कोई और चेंज करवा देता है। अब इंडेक्स की फाइलें बदल रही है कि नहीं बदल रही है, चेंज हो रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जो पुरानी इंडेक्स की फाइल है ना, मैंने एक और फोल्डर बना लिया, कौन सा, टेम के नाम का। जब उसने मुझे 15 तारीख को कहा ना कि भाई इसे चेंज कर दो, तो 14 तारीख तक की भी एक इंडेक्स फाइल है ना। अब अगर मैं उसको चेंज करूंगा वो तो पुरानी फाइल को ओवरराइट कर देगा, पुराना डाटा तो चला गया, पुराना डाटा हमारा चला गया। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी 14 तारीख वाली फाइल की एक कॉपी लूंगा और उसको कहां पे रख लूंगा, टेम्प के फोल्डर, ठीक। फिर उसने 20 तारीख को मुझसे चेंज करवाई, तो 20 तारीख तक की मेरे पास जो इंडेक्स की फाइल होगी उसको भी मैं इसमें रख लूंगा। फायदा क्या है इसका, बैकअप बन रहा है ना मेरा। फॉर एग्जाम्पल कोई 4 महीनों के बाद मुझे वो फिर कहता है कि वो नवंबर को जो 10 तारीख तक हमारी फाइल थी ना वही ले आओ, अब मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। अगर मैं ओवरराइट करता जाऊंगा तो पुराना डाटा तो ओवरराइट होगा, मुझे फिर चेंजेस करनी पड़ जाएंगी ना दोबारा से नए सिरे से। तो लेकिन ये वाला जो फोल्डर है ये तो मैं अपने बैकअप के लिए यूज कर रहा हूँ, इसे इंडेक्स तो नहीं करवाना हमने, इसे क्रॉल भी नहीं करवाना, तो इसको भी मैंने डिसअलाउ कर दिया। अच्छा फाइल को नहीं किया, वो तो क्रॉल ही हो रही है जो हमारी इंडेक्स की फाइल है। ये टेम्प का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मेरा बैकअप पड़ा हुआ है। और फायदा क्या है इसका, भाई मेरी विंडो उड़ गई तो ये तो सब कुछ चला जाएगा ना, अगर मैंने सारी चीजें कंप्यूटर पे रख ली तो। ऑनलाइन रख रहा हूँ ना, होस्टिंग में रख रहा हूँ, तो होस्टिंग में तो नहीं ना खत्म होगी, होस्टिंग का डाटा तो रहेगा, अभी उसी के लिए तो पे कर रहा हूँ मैं कंपनी को। होस्टिंग के चार्जेस यही तो पे किए हुए कि होस्टिंग मेरे पास आएगी, मेरी वेबसाइट भी होस्टिंग में पड़ी हुई है, उसी के अंदर मेरा बैकअप भी होस्टिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ फोल्डर बनाएंगे, जाकर होस्टिंग में फोल्डर बनाएंगे वीडियोस का। जैसे आप किसी भी क्लाउड में जाकर अपना फोल्डर नहीं बनाते डाटा बैकअप करने के लिए, इट्स लाइक अ क्लाउड। आपकी जो होस्टिंग है ये क्लाउड है ना, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है ना। जीमेल पे जैसे आप अपलोड करते हो, ड्राइव में डाटा अपलोड करते हैं ना, वहां जाकर फोल्डर बनाते हैं, अपनी चीजें रख देते हैं। हाँ हम कहते हैं कि भाई ये ना हो कि 6 महीनों के बाद मुझे पुराना डाटा ले आओ, अब मुझे वो पुराना डाटा फिर रिक्रिएट करना पड़ जाएगा, तो मेरे पास पुराना डाटा पड़ा हुआ है सारे का सारा, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि डिसअलाउ की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं।
ठीक है, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस तरह करेंगे तो होस्टिंग वालों का फ़ोन आपको आ जाएगा, कहेगा भाई ये तो आपकी वेबसाइट थी, आपने इसे बैकअप डिवाइस बना लिया, तो ये रिमूव करें। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे आपकी वो जो इंडेक्स वाली फाइल थी सबने एडिट की है, वो तो ओवरराइट हो ओवरराइट हो पीछे वाला डाटा गया। सर हम उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके उसको ऑनलाइन पेस्ट करने जाते हैं, उसको फिर आप जैसा करना चाहते हैं। बैकअप तो फिर भी देगा ना। ये आपको मैंने एक डिसअलाउ की एग्जांपल दी है, ठीक है, अब आप जो मर्जी करो आगे से। मैं आपको डिसअलाउ करने की एग्जांपल दी कि ये सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है, तो सब कुछ क्रॉल तो नहीं करना ना। मैं ये सब कुछ होस्टिंग में पड़ा हुआ है, होस्टिंग में पब्लिक HTML के अंदर मेरा मेन वेबसाइट पड़ी है, फिर मैंने उसके अंदर जाकर ये वीडियोस का फोल्डर भी रख दिया, फिर मैंने उसमें जाकर टेम्प का फोल्डर भी रख दिया, फिर उसमें CGI बिन पहले से ही पड़ा हुआ है। क्या मैं CGI बिन को क्रॉल करवाना चाह रहा हूँ? नो। क्या मैं वीडियोस को क्रॉल करवाना चाह रहा हूँ? नो। क्या मैं टेम्प को क्रॉल करवाना चाह रहा हूँ? नो। मैं क्रॉल करवाना चाहता हूँ सिर्फ अपनी इंडेक्स फाइल को जो मेन पे पड़ी हुई है। मल्टीपल सर डिसअलाउ कर सकते हैं। कर रहा हूँ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी रूल क्या है? साइट मैप। भाई साइट मैप बना लिया ना, देखें बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ये डायरेक्टिव्स दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये भी ज़हन में रखना, ये ऑर्डर्स नहीं दे रहा, ये डायरेक्टिव दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि ये मैं लगाऊं और शाम को मैं क्लेम कर दूं, गूगल पे केस कर दूं कि भाई मैंने ये दिया था, मेरी पोजीशन क्यों नहीं आ रही है। ये गूगल कहता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। गूगल कहता है दीज आर ओनली डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये हम कोई बाउंड नहीं है कि आपकी ये सारी बातें हम मानेंगे, हम अपने तरीके से भी चल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डायरेक्टिव दे दोगे तो क्रॉलर को आसानी हो जाएगी कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले साइट मैप बनाया था। प्रीवियस क्लास में मैंने साइट मैप बनाना सिखाया था ना, इसीलिए सिखाया था कि आपका पहले साइट मैप होना चाहिए। यानी जब आपने रोबोट्स की फाइल बनानी है तो पहले साइट मैप क्रिएट कर लेना है। अब ये साइट मैप क्रिएट किया और इसको अपलोड भी किया हुआ है, इसका यही मतलब है ना, सबको ये समझ में आ रहा है ना, इसको अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो इसका फायदा होगा ना, क्योंकि नेट से ही तो साइट मैप ले रहा है, HTTPS नेट से ही ले रहा है ना। तो अगर हमारी होस्टिंग में होगा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन काम कर रहे हो ना, आपकी इंडेक्स फाइल भी ऑफलाइन है, तो आप इसको भी ऑफलाइन रख दो, आप रोबोट्स को भी ऑफलाइन कर दो। बाद में क्या करोगे, सबको ऑनलाइन करोगे ना, तो साथ में साइट मैप भी चला जाएगा, साथ में रोबोट्स भी चली जाएगी, तो लाइव भी हो जाएंगी ये चीजें। साइट मैप की फाइल प्लीज हाँ थोड़ा तब्दील कर दीजिए। हाँ, अभी चलते हैं, उधर चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई ना बात। चलो अब आ जाते हैं इधर जरा। इसका अगर मैं फोन छोटा करूं तो एक दफा फिर देखो, ये सारी हमें नजर आ रही है। साइट मैप कॉलन वेबसाइट का URL आ रहा है और एंड पे आ रहा है sitemap.xml, आ रहा है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इसमें, जरा स्लाइड में आ जाते हैं। ये स्लाइड आपसे शेयर होगी, टेंशन ना लें, ग्रुप में आ जाएगी आपके, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ से स्क्रीन से इंटरेक्शन लें, ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा सबको। ये पूरी स्लाइड के अंदर मैंने एक्सप्लेन 9 पेजेस हैं, हाँ ये 9 पेजेस की स्लाइड है, इसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई हुई है, रोबोट्स फाइल क्या होती है, जो मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया उर्दू में, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ चीजें और भी लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहले तो हमने देखा कि हमें 2 चीजें सीखी हैं भाई। क्या सीखा है? टेस्ट कैसे करना है, ऐसे ही है ना कि रोबोट्स है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करना है, हाँ ये लिखना है। इससे हमें पता लग जाएगा रोबोट फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है तो सिंपली किसी एडिटर में जाकर उसकी रोबोट फाइल बना देंगे। 4-5 लाइनों की रोबोट फाइल है। पहली लाइन में क्या आ रहा है, यूजर एजेंट कॉलन हिस्सा। यूजर एजेंट का मतलब है कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन, स्टैटिक का मतलब सारे। फिर हमने कहा अलाउ, अलाउ में जो चीज अगर खास अलाउ करनी है वो बता दें, अगर सब कुछ ही अलाउ करना है तो डिसअलाउ की चीजें बता दें, तो बाकी सब कुछ अलाउ हो गया। और आखिरी लाइन में साइट मैप है, साइट मैप कॉलन, और जो साइट मैप आपने जनरेट किया हुआ है, बनाया हुआ है ऑनलाइन, उसको अपलोड किया हुआ है वो बता दें। अगर फॉर एग्जांपल अभी अपलोड नहीं किया हुआ लेकिन आपके पास होस्टिंग तो है ही ना, अपलोड अभी करना है आपने, बाद में करना है, तो वही URL सपोज करके उसमें लिख दें, ताकि जब वो अपलोड होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, खुद ही से एक्सेप्ट कर लेगा। ये है जी सबसे पहले पार्ट में क्या है डिफाइन किया हमने, ये जो मैंने अभी सब कुछ आपको डिफाइन कर दिया। अब ये जरा इसकी स्लाइड की शक्ल में देख लेते हैं। रोबोट्स इज अ टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। यही कहा है मैंने, यही कहा है ना कि भाई वो वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में होती है। मैंने कहा जहां पर पब्लिक HTML में आपकी वेबसाइट पड़ी है वहां पर ही आप इसको भी रख दो, यही बताया मैंने आपको। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू व्हिच पेजेस दैट कैन क्राउल एंड इंडेक्स। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई किसको क्राउल करना है और किसको इंडेक्स करना है। ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस, robots is a plain text file that follow the robots exclusion standards। इसका क्या मतलब है?
भाई कहते हैं एक सिंपल सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जिसमें हम ये बता रहे होते हैं क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, यही बताया ना, ठीक है। अ रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर रूल्स, यही बताया। पहला रूल क्या था? यूजर एजेंट। दूसरा रूल क्या था? अलाउ। तीसरा रूल क्या था? डिसअलाउ। चौथा रूल क्या था? सिंपल। ये 4 रूल्स हैं। तो कहता है भाई रूल्स बताते हैं आप इसके अंदर। ईच रूल ब्लॉक्स एक्सेस, हर रूल जो है वो यहां तो अलाउ कर रहा होता है, यहां डिसअलाउ कर रहा होता है। कहता है भाई इन रूल्स को हम रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। यही रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। द रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स आल्सो नोन एज रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल और robot.txt, यानी कि कहता है भाई चाहे इसको robot.txt कह लो, चाहे रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड कह लो, चाहे रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल कह लो, तरीकाकार जो भी कहना चाहते हैं आप इसको कह सकते हो। नीचे आए। व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल, ये मेरा ख्याल है मेरी बातें सुनने के बाद आप भी बता सकते हैं कि भाई अगर हमने रोबोट्स की फाइल नहीं बनाई होगी तो क्या होगा। मैंने बात यहीं से शुरू की थी ना कि हमने रोबोट्स की फाइल नहीं बनाई होगी तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना भाई। ये होगा कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, अगर तो उसको ना मिला तो वो चला जाएगा, कोई टाइम का तो हमें पता नहीं है, सम टाइम क्रॉल होगा, सम टाइम क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोबोट्स की फाइल बनानी जरूरी है। आगे चलें। What happened if accidentally block search engines, मिसाल के वो जो डिसअलाउ वाला कॉलन था ना, वहां पर आपने गलती से किसी भी गलती की वजह से या कोई थोड़ी देर के लिए आपको करना पड़ गया था और वहां पर आपने index.html को मेंशन कर दिया मेन फाइल को। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्राउलर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई इसको भी क्राउल नहीं करो, ये कर रहे हो ना। अब आप भूल गए हो ये करके, खुद ही ये लगाया आपने लगाया था कि भाई एक हफ्ते के लिए मैंने नहीं करवाना, लेकिन आप खुद भूल गए और उसके बाद आपने उसकी एसईओ वगैरह की और आपने कहा अब तो मेरी वेबसाइट रैंक होगी, लेकिन क्योंकि आप तो खुद ही ब्लॉक करके आए हैं तो वो तो क्राउल ही नहीं हो रही, तो रैंक नहीं होगी ना। तो कहता है भाई ये गूगल आपको नहीं बताएगा ये कि ये आपने क्या गलती की है, ये आपको खुद से ट्रेस करनी है, क्योंकि गूगल के लिए ये कोई गलती तो नहीं है ना, गूगल के मुताबिक ये कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है, एरर तो नहीं है, ये तो आपने खुद से एक इंस्ट्रक्शन दी है। कहता है इस इंस्ट्रक्शन को आपको खुद ही फॉलो अप करना है। समझ में आई है क्या बात की है मैंने कि नहीं आई है? गलती से भाई लिख दिया कि डिसअलाउ, किसको लिख दिया? इंडेक्स को। इंडेक्स कौन सी फाइल है? मेन वेबसाइट, होम पेज। अब क्या हुआ? क्राउल होनी बंद होगी कि नहीं हुई? डिसअलाउ कर दिया ना, अब तो क्राउल नहीं होगी। आपने क्यों किया था? आपने शायद इसलिए किया कि एक हफ्ते में आप इसमें कुछ अपडेट्स कर रहे थे, अब आपने हफ्ते के बाद अपडेट्स कर दी, लेकिन आप खुद भूल गए कि आप इसे डिसअलाउ कर आए हुए हो। आपके मुताबिक अभी भी आपने उसे अलाउ ही किया हुआ है, अब तो वो क्राउल ही नहीं होगी क्योंकि आपने डिसअलाउ किया है। सो इट इज नॉट एन एरर, ये कोई एरर तो नहीं है ना, ये तो आपकी इंस्ट्रक्शन है। तो गूगल को तो नहीं पता कि आपने इंस्ट्रक्शन क्यों दी थी, वजह तो आपको ही पता है कि आपने इसको क्यों दिया था ये। अब आगे देखें जरा क्या आ रहा है। डू यू नीड अ रोबोट फाइल? अभी बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन FAQs बनाकर ना मैंने डिफाइन किया हुआ चीजों को। हाँ, डू यू नीड अ रोबोट फाइल? यस, बिल्कुल। इसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? वो सबको रिपोर्ट करेगा। हो सकता है समटाइम सही डाटा रिपोर्ट हो या ना हो, बिल्कुल इसकी हमें जरूरत है। अच्छा, व्हाई यूज अ रोबोट फाइल, ये भी आपको पता लग गया। टू ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक पेजेस, ये सब कुछ मैंने बता दिया मेरा ख्याल है कि हम क्यों बनाते हैं ये, कि कुछ हिस्से को हमें क्राउल करवाना है और कुछ हिस्से को क्राउल नहीं करवाना। हम जानते हैं कि क्राउलर का एक क्राउल बजट होता है, हमें उस बजट में रखना है, इसलिए हम बताते हैं कि भाई ये डाटा क्राउल करो, क्योंकि वेबसाइट की लेंथ तो बहुत बड़ी हो सकती है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाँ ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं भाई, जो अभी एक और लॉजिकल चीजें ये समझिएगा। Any rule you add to the robots are directives only. This means that it's up to search engine to obey and follow the rules. ठीक है, वही मैंने कहा कि भाई एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, ये गूगल के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 2, इन मोस्ट केसेस दे डू, कहता है भाई वो कर लेता है, लेकिन अगर ना भी करे तो कोई चैलेंज नहीं है, आपने अपने तौर पर इसको चीजों को चेक करते रहना, वो खुद करेगा। एक और चीज याद रखिए, क्राउलिंग, क्विक क्राउलिंग करनी हो ना तो इसका सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप जितना फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट रखते हैं। आपकी आप OLX की वेबसाइट है ना, दराज की वेबसाइट है, पाकवील की वेबसाइट है, आप देखते हैं ये ऐसी वेबसाइट के कुछ वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए हैं जो एम ही आ जाती है, ऊपर रैंक करके आ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई OLX में इतने लोग बैठे हुए हैं, धड़ाधड़ काम करने लगे हुए हैं, पाकवील्स पर लोग सेल्स लगाने लगे हुए हैं,
दराज पर लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली डाटा अपडेट हो रहा है। तो कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो वेबसाइट, मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट नहीं आती, दराज की वेबसाइट आ जाती है। उसकी वजह क्या है कि इतने लोग तो दराज पे जाकर चीजें लगा रहे हैं, तो डाटा अपडेट हो रहा है ना फ्रीक्वेंटली। सो अगर आप चाहते हो कि आपका क्राउलर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा दफा आए, तो जितना फ्रीक्वेंटली आप डाटा अपडेट करते हो उतनी जल्दी वो आपकी वेबसाइट पर आता है। क्राउलर बेसिकली पब्लिक है सारी क्राउलर पब्लिक मतलब क्राउलर सारी पब्लिक है जो आप आते हैं क्राउलर बार-बार आएंगे। अच्छा, क्राउलर क्या है? क्राउलर फिजिकली कुछ भी नहीं है। क्राउलर एक एप्लीकेशन है, क्राउलर एक एआई सिस्टम है गूगल का जो वेबसाइट्स को क्राउल कर रहा है। क्राउल करने के बाद क्या है भाई, इतनी सारी वेबसाइट लाइव हुई हुई है, किस वेबसाइट को मैंने रैंक करना है, किस वेबसाइट को मैंने इंडेक्स करना है और किस वेबसाइट को मैंने इंडेक्स नहीं करना, ये क्राउलर देखता है। और क्या देखता है क्या वेबसाइट्स में? वेबसाइट्स में जाकर ये देखता है कि क्या ये वेबसाइट गूगल के स्टैंडर्ड्स पे हैं, इनिशियल स्टैंडर्ड्स पे। आप देखते हैं ना कुछ वेबसाइट्स तो लिखने से आती नहीं है, कब आती है? वो सिर्फ उनका नाम लिखो तो आ जाती है, वैसे तो आती नहीं बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टैंडर्ड से दूर दूर खड़ी है। जब हम एसईओ करेंगे तो स्टैंडर्ड्स पूरे होंगे, फिर वेबसाइट कीवर्ड्स पे भी आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं लिखूंगा ना कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो जो कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट अच्छी रैंक हुई होगी वो ऊपर आ जाएगी। अगर मैं लिखूंगा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल कर रहा है और जिसकी वेबसाइट रैंक हुई होगी वो अच्छी आ जाएगी। तो ये कैसे हो रही है? प्रोडक्ट्स के साथ आ रही है वेबसाइट्स, ये क्राउलर ने उनको क्राउल किया हुआ है और इंडेक्स किया हुआ है। सो क्राउल करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है भाई? वो आप सबको पता है ना, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इनिशियल सबसे बड़ा स्टैंडर्ड क्या है? डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, सस्पिशियस वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी शुरू में। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? Second thing is that even if you block a page or directory in robots, it can still appear in search results. कहता भाई आपने तो उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो अभी भी सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे आ रहा है कि मैंने अबाउट अस के पेज को ब्लॉक किया, मैंने कहा भाई अबाउट अस को क्राउल नहीं करना, ओके समझ में आ गया, उसको नहीं करना क्राउल अपने से। लेकिन हमारा जो होम पेज है वो तो क्राउल हो रहा है। होम पेज के ऊपर एक लिंक है, जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? अबाउट अस के पेज पर। अब वो डायरेक्टली तो क्राउल नहीं हो रहा, लेकिन इंडेक्स का पेज तो बार बार क्राउल हो रहा है। तो जो लोग इंडेक्स पर आते हैं वो कहते हैं हाँ भाई इसकी डिटेल पढ़नी है तो अबाउट अस पे क्लिक करो, तो जैसे ही उसने अबाउट अस पे क्लिक किया वो भी क्राउल हो गया साथ। तो कहता है भाई अगर आपने किसी को परमानेंट क्राउलिंग से रोकना है तो उसके लिंक्स को भी रिमूव करो। अगर आपने उसके लिंक्स रिमूव नहीं किए तो जहां जहां उसके लिंक पड़े हुए हैं अगर वो क्राउलेबल है तो आपका वो पेज भी क्राउलेबल। ये साइंस भी हमें समझ के रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका भी बताता है, कह रहा है एक तरीका और भी है। अभी हम अपनी फोल्डर को अपलोड कर देते हैं, हाँ क्राउलिंग शुरू हो गई। कहता है अगर आप किसी फोल्डर को या किसी फाइल को क्राउल नहीं कराना चाहते तो आप उसे पासवर्ड लगा दो। भैया हम किसी भी फाइल को खोले अभी और उसको पासवर्ड लगाओ, खुलेगी? खुलेगी नहीं तो क्राउल कैसे होगी? तो कहता है भाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल ले जाएं तो उनको आपको बताने की जरूरत नहीं, उन्हें एक्सक्लूड कराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पासवर्ड्स लगे हुए। तो कहता है ये साइंस भी है, इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी कंटेंट को क्राउल ना कराना चाहते हो। ये और नीचे आ जाए, ये मैंने समझा दिया आपको सारी साइंस, यही पढ़ाया है ना अभी आपको मैंने, यूजर एजेंट, डिसअलाउ, अलाउ और साइट मैप, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं उसकी। अच्छा, अब आगे क्या आ गया? वर्चुअल रोबोट्स फाइल। वर्चुअल का क्या मतलब है भाई? वर्चुअल रोबोट्स फाइल का मतलब है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी तो है ना। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमें रोबोट्स फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम एसईओ प्लगइन के थ्रू करते हैं। तो जब हमने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर ही रोबोट्स की फाइल पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? अच्छा तो नीचे देखते हैं, ये रखें, ये एसईओ वर्डप्रेस की एक साइट खुली है, लेफ्ट साइड पे इसका कॉलम होता है, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है एसईओ, ये प्लगइन है, इसके साथ वाई का आइकॉन बना हुआ है, ये देखें ये एक प्लगइन है जिसका नाम है योस्ट, जो वर्डप्रेस का बड़ा पॉपुलर प्लगइन है, ठीक है, एसईओ करने के लिए। सो आपने इसमें आना है, इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल एडिटर। यहां पर आओगे, ये देखें आगे क्या मिल गया हमको? रोबोट्स की फाइल मिल गई खुली हुई। यहां पे यहां पर हमें फाइल क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि यहां पर हम प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो इस जगह पर जाएंगे, यहां पर आकर वो टाइप कर देंगे जो रोबोट फाइल का कंटेंट है।
लेकिन जो आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट है उसमें हम फाइल बनाएंगे, फाइल का नाम भी रखेंगे, फाइल को सेव भी करेंगे, फाइल को अपलोड भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लाइव जाएंगे, अपने प्लगइन में जाएंगे, फाइल एडिटर में जाएंगे और यहाँ जाकर वो वाली इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कि भाई कौन से सर्च इंजन अलाउ करेंगे, अलाउ डिसअलाउ, साइट मैप यहाँ पर टाइप कर देंगे तो लग गया। ठीक है, ये डायरेक्ट लग गया। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये वर्चुअल रोबोट फाइल है, यानी ये फाइल क्रिएट नहीं हो रही, ये फिजिकल फाइल नहीं है, बल्कि ये वर्डप्रेस के साथ ही चल रहा है सारा काम, तो इसको हम वर्चुअल बोलते हैं। और फिजिकल फाइल वो है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, नाम रखते हैं उसका। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया हमारे पास। आई होप रोबोट की समझ में आ गई होगी आपको, आ गई है? अच्छा, इसको भी जरा देख लें। इसके साथ साथ हमें एक मैसेज आ रहा था, हाउ टू फिक्स 404 आ रहा था ना, मैसेज आ रहा था हाउ टू फिक्स 404 पेज। ठीक है, अब 404 पेज अभी इसमें आया है। अब ये वाला 404 पेज कोई कस्टमर यूजर तो विजिट नहीं करेगा ना, मतलब किसी भी यूजर ने रोबोट्स की फाइल नहीं खोलनी, क्या ख्याल है? विजिटर्स ने तो आपका अबाउट अस खोलना है, कोर्सेज खोलना है, सर्विसेज खोलना है, होम पेज खोलना है, गैलरी खोलनी है, उसने तो रोबोट्स की फाइल पे नहीं जाना। रोबोट की फाइल पे किसने जाना है? क्राउलर ने जाना है। लेकिन इससे भी 404 एरर आएगा तो ये भी बुरी बात है। लेकिन अगर कोर्सेज के पेज पे 404 आ गया, सर्विसेज के पेज पर 404 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि भाई ये वाली वेबसाइट 404 के एरर तो जनरेट नहीं कर रही। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर पेजेस हैं 10, एक वेबसाइट है उसके अंदर पेजेस हैं 500, और एक वेबसाइट है उसके अंदर 5000 पेजेस हैं। भाई एक एक पेज तो चेक नहीं होगा, इसका मतलब ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। तो इस काम करने के लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। इस स्लाइड में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं आपको। ये AHREF का टूल है, ये दूसरा टूल है, ये तीसरा टूल है। ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ टूल्स हैं। मैं इस एक टूल पे क्लिक करता हूँ, ये फ्री टूल है, मतलब इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं। क्या कहता है, कैसे लिखो वेबसाइट का नाम? .com के साथ सिंपल। चलो जी, मैं लिख देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी? चेक ब्रोकन लिंक्स, ये लिखा हुआ है ना। अगर ब्रोकन लिंक्स होंगे तो आ जाएंगे, अगर ब्रोकन लिंक्स नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। अगर ब्रोकन लिंक्स आएंगे मेरे पास, मैंने वेबसाइट डेवलप तो नहीं की हुई ना वेबसाइट डिजाइन करना एसईओ एक्सपर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है। तो मेरे पास 10 लिंक्स आएंगे, 20 लिंक्स आएंगे, 50 लिंक्स आएंगे, 100 लिंक्स आएंगे। ये मैं रेफर कर दूंगा किसको? डेवलपर को, और मैं उसे कहूंगा कि यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स है, इनको एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव कर दो। अब जरा थोड़ी देर के लिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोकन लिंक्स आते क्यों हैं, इनकी वजह क्या है। कोई भी वेबसाइट जब बनेगी कोई ब्रोकन लिंक क्रिएट तो नहीं किया जाएगा, क्या ख्याल है? असल में लिंक है क्या कि आप होम पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल गई, तो लिंक है ना। आप अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो पेज खुल जाता है, अबाउट अस खुल जाता है, लिंक है। आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो, उस पे क्लिक करते हो, कॉन्टैक्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये लिंक्स बने हुए हैं। होता क्या है, बाद में जब वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, एक्चुअली लिंक है क्या? 2 वे ट्रैफिक है ना। मतलब आपने AHREF यूज किया, उसके अंदर जाकर आपने लिख दिया aboutus.html। अब ये वाला जो aboutus.html है, बेसिकली ये डिस्क पे पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है ना aboutus.html की। अब हुआ क्या, बाद में किसी ने इस फाइल का नाम कर दिया about.html। जब लिंक बनाया था उस वक्त क्या नाम था? about us। लेकिन बाद में नाम चेंज हो गया। लेकिन जब उसने नाम चेंज किया फाइल का, वो लिंक में चेंज करना भूल गया, तो लिंक ब्रोकन बन गया कि नहीं बन गया? इनके ब्रोकन लिंक्स कैसे बनते हैं? ब्रोकन लिंक्स ऐसे बनते हैं। फिर क्या हुआ जनाब, एडमिशन ओपन हुए, जनवरी से लेकर मार्च तक एडमिशंस हो रहे हैं। तो क्या हुआ, एक फाइल बनी हुई है एडमिशंस की, उस पर क्लिक करते हैं गेट एडमिशन नाउ पे, तो एडमिशन का फॉर्म खुल जाता है। एडमिशन क्लोज हो गए, उन्होंने कहा भाई ये एडमिशन वाली जो HTML फाइल है इसे रिमूव कर दो। उन्होंने एडमिशन की HTML फाइल रिमूव कर दी, मगर लिंक रिमूव नहीं किया। अब कोई भी बंदा लिंक पे क्लिक करता है तो वो किस फाइल को ढूंढता है? admission.html को। वो तो भाई पड़ी नहीं हुई कहीं पर, फिर एरर जनरेट हो गया। सो इस तरीके से आपके ब्रोकन लिंक्स जनरेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जब हम कुछ चेंज करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहां पर चेंजेस किया है, उसका लिंक कहां कहां पर पड़ा हुआ है, उसको हमें दोनों साइडों से अपडेट करना है। तो ये था हमारे पास ब्रोकन लिंक्स। हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं।
चलिए ये भी जरा जल्दी से कर लेते हैं आज। ये क्या है? ब्रोकन लिंक चेकर, रोबोट्स, ये जो कुछ है ये सब टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। हाँ देखे ना, बाहर से हम कर रहे हैं सब कुछ, कोई वेबसाइट पे जाके काम नहीं किया हमने। ब्रोकन लिंक चेकर में भी हमने बाहर से ही चेक किया, रोबोट्स फाइल में भी HTML फाइल के अंदर तो गए ही नहीं हम। तो ये क्या है हमारे पास? टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? नीचे आए जरा, आपको पता लग जाएगा। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले, थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है खास। ये देखें, ये एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ लॉक बना हुआ है, ऐसे ही है, ताला लगा हुआ है ना, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट प्रोटेक्टेड है। नीचे आओ, एक और वेबसाइट आ गई इसके साथ लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है। ये हम किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? ये हम SSL की बात कर रहे हैं। SSL जो है ये भी एक SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, और ये इसमें भी एक SEO एक्सपर्ट को कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने जिसकी वेबसाइट है ना उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगवानी है। हमने होस्टिंग परचेज की थी, अब हमने SSL सर्टिफिकेट परचेज करना है सिक्योरिटी के लिए, कि भाई ये वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए जब ट्रैवल कर रही हो। ऐसे ही है ना, जैसे TCS कंपनीज आपको कुछ डिलीवरी देने आती हैं, हाँ, तो पूरा एक डब्बा होता है, उस पर टेपें ही टेपें लगी होती हैं, बहुत सारी टेपें खोलते हो, अंदर से आपका सामान निकल आता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं माउस मंगाऊं, एक TCS का बंदा है और यूं आके मुझे माउस दे, ऐसे ही, आप में से कोई लेगा? नहीं लेगा ना, आप सब कहेंगे तो घर से लेकर आ गया, भाई ये कंपनी का माउस तो नहीं है। अगर वही माउस एक बॉक्स में होगा और बॉक्स भी बंद होगा तो आपको लगेगा नया माउस है, अंदर से बेशक फिर भी कोई यूज ही हो, हाँ, लेकिन लगेगा तो नया के नया है। बिल्कुल इसी तरह इसका मतलब क्या होगा, जब ये ला रहा है तो ये ओपन है ना, सिक्योर तो नहीं है लाते हुए ये, लेकिन जो बंद करके ला रहा है तो सिक्योरिटी उस पर लगी है, किसी को पता भी नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या चीज मौजूद है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेट पे डाटा ट्रैवल करता है तो अगर आपका डाटा नॉट सिक्योर है तो इसका मतलब है रास्ते में कोई भी इसको हाईजैक कर सकता है आपके डाटा को। ये जो वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं इस वजह से होती हैं। तो कहते हैं अगर आप उसको SSL लगा लोगे, SSL सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो क्या करता है कि आपके डाटा को, बेसिकली डाटा की इंट्रैक्शन है कि ये भी समझ लें। एक बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, वो www.abc.com लिखता है, ओके, ये abc.com की होस्टिंग है, फॉर एग्जांपल कनाडा में उनका सर्वर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, उस सर्वर से डाटा आना है और कहां पर आना है? लाहौर में आना है, ठीक है ना, डाटा ने ट्रैवल करते हुए। अब ये जो उसका ट्रैवलिंग मोड है, इस ट्रैवलिंग के बीच में उसका डाटा हैक हो सकता है। अब अगर उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ तो हैक होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है तो ये बेसिकली SSL क्या करता है, डाटा को सील कर देता है जब डाटा ट्रैवलिंग मोड में होता है। ये फिर मैं वर्चुअल बात कर रहा हूं, हाँ, जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाता है तो वो अनसील कर देता है, यानी वो डाटा खुल जाता है। इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी हो गई। अगर वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम SSL नहीं परचेज करेंगे, जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं लेंगे जिसमें वो डाटा सील कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पाथ रास्ते में हमारा डाटा ओपन है, किसी भी जगह पर वो हैक हो सकता है। इसीलिए वेबसाइट्स हैक भी होती हैं। तो हमें SSL सर्टिफिकेट परचेज करना है। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी एक अलग से लेयर लग जाती है। इसकी आसान मिसाल मैंने जो आपको TCS वाली दी है ना, कि वो एक बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर टेप लगा देंगे, डाटा बंद है, जब वो आपके पास आएगा तो आप उसे खोलोगे, डाटा बाहर निकालोगे और यूज करोगे। आप बॉक्स में चीज को यूज नहीं करोगे, फिर बाहर निकाल के चीजें यूज करोगे। जैसे ही आपके पास वेबसाइट आएगी अनसील हो जाएगी। जब वेबसाइट ट्रैवल कर रही होगी सील होगी। कब, किस वजह से होगी? SSL की वजह से। SSL एक सर्टिफिकेट है, कौन देगा? होस्टिंग कंपनी, जिनसे आपने होस्टिंग परचेज की है, मगर होस्टिंग की प्राइस अलग है, SSL की प्राइस अलग है। SSL कम से कम SSL जो हमें मिलती है वो अबाउट 2500 से 3000 पर ईयर पे मिलती है। होस्टिंग हमें जो कम से कम मिलती है वो 6-7 हज़ार रुपए कम से कम पे मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, होस्टिंग हमने अलहदा परचेज करनी है और SSL हमने अलहदा परचेज करनी है। अब आजकल ये होता है कि जो कंपनीज के पास नए क्लाइंट्स आते हैं वो उनको पहले साल के लिए SSL फ्री दे देते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम अगले साल उसे रिन्यू करवाने जाते हैं तो SSL का भी उन्हें अलहदा से पे करना पड़ता है। ठीक हो गया? आई होप समझ में आ गया कि व्हाट इज SSL। सर आपका ये आपकी वेबसाइट बंद रहती है कि अनसिक्योर रहती है? अनसिक्योर, कोई हैक करके ले गया, गड़बड़ होगी, डाटा ही करप्ट हो गया आपका सारा, होस्टिंग खराब हो गई, नहीं चलेगी। आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट के URL के ऊपर रेड कलर का लिखा हुआ आ जाता है सस्पिशियस वेबसाइट, ना खोलो, सेफ नहीं है। जो वेबसाइट सस्पिशियस होगी इसका मतलब क्या हुआ, वो वेबसाइट किसी यूजर को भी डिस्टर्ब करेगी,
क्योंकि उस बंदे ने तो हैक कर लिया ना, अब वो उस हैकिंग एक्टिविटी से उस यूजर से भी डाटा पिक करके लेकर जाएगा और उसका सिस्टम भी जो है वो रिस्क पर है, जो उसे खोल रहा है उसका सिस्टम भी रिस्क पर है। इसलिए अब आजकल तो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि एसएसएल परचेज करनी है। एसएसएल एक एसईओ का फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट पर एसएसएल नहीं लगी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एसईओ का एक फैक्टर मिस कर रहे हो। इसमें आपने देख लिया एसईओ एक्सपर्ट का कोई काम नहीं है, यानी इसमें मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा एसएसएल के लिए, मैं सब परचेज करके एक सिक्योरिटी अटैच कर रहा हूं उसके साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर हमने अप्लाई कर दिया। जरा इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं स्लाइड को। इतनी सारी थ्योरी हमारे से रिलेट नहीं करी, हमारे से कॉन्सेप्ट क्या रिलेट कर रहा है, मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास वेबसाइट है, भाई सिक्योर है कि नहीं सिक्योर, अगर तो वो सिक्योर नहीं है तो क्या करेंगे, कंपनी से एसएसएल परचेज करेंगे, ठीक है, 2,500-3,000 रुपए की वो हमें एसएसएल सर्टिफिकेट देंगे। वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा था पहले नॉट सिक्योर, फिर ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सिक्योर, ठीक है। तो ये 25 का W आप ऑनवर्ड्स कितना जाएगा? हाँ, ये सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 5,000 वाला भी होगा, 10,000 वाला भी होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप बेसिक एसएसएल भी ले लोगे तो आप सिक्योर हो गए हो। हाँ, जो बड़ी कंपनीज होंगी, जो जैसे गवर्नमेंट के कुछ इदारे होते हैं जो पॉपुलर हों, जिन्हें हैक होने के बहुत चांसेस हैं कि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो फिर क्या करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये सिंपल सिक्योरिटी इज इनफ, ठीक है। अच्छा जी, HTTPS इज HTTP। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है, आप सबको पता है ना, HTTP से खुल रही होती है। तो उन्होंने कहा भाई जो HTTPS है ये SSL है और जो HTTP है ये नॉट सिक्योर है। तो कह रहे हैं आपकी जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी उसका URL कैसे बनेगा, HTTP से। जो आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी उसका URL कैसे बनेगा, HTTPS के साथ। देखें जरा, HTTPS जो है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये देखें जरा, अभी ये मैंने वेबसाइट के ऊपर URL पे क्लिक किया, क्या लिखा हुआ आ गया, S लिखा हुआ आ गया ना, इट्स मीन साथ लॉक भी बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। सर ये गारंटी है कि अगर आप ये परचेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी। गारंटी तो टाइटैनिक की भी नहीं थी यार। गारंटी किसी चीज की नहीं है भाई, गारंटी किसी चीज की नहीं दे सकते। आप किसी चीज की गारंटी दे सकते हो, कोई किसी चीज की गारंटी दे सकता है। गारंटी देने का मतलब मिसाल के तौर पर हम कहिए घर पे 4 दीवारी तो बन गई, इट्स फाइन, ठीक है, फायरवॉल लग गई, बड़ी से बड़ी फायरवॉल भी खराब हो जाती है। फायरवॉल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, दीवारों की बात नहीं कर रहा। हाँ, फायरवॉल जो बड़ी से बड़ी, लेकिन इसका मतलब है कि जनरल सिक्योरिटी लग गई है, जनरल हैकर्स यूज नहीं करेंगे, स्पेशल पर्पस काम करना पड़ेगा उनको, स्पेशली उनको उस चीज पर आना पड़ेगा। जैसे कोई बंदा कहेगा जनाब हमें वो इंडिया की आर्मी की वेबसाइट हैक करनी है, तो वो स्टैंडर्ड हैकिंग से नहीं होगी, वो स्पेशल हैकर्स होंगे जो ये काम करने के। जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज जो फायरवॉल सर्विस दे रहे हैं आप, क्या सर 24/7 उसको वॉच कर रहे होते हैं कि कोई नहीं, वो नहीं वॉच करते, उनका AI सिस्टम वॉच कर रहा है, उनका AI सिस्टम वॉच कर रहा होता है। और फिर जहां जहां उन्हें मजीद वल्नरेबिलिटी होल्स नजर आते हैं, वो उस सिस्टम में उन चीजों को ऐड इन करता जाते हैं, ठीक है, उसमें बढ़ाते जाते हैं। सिक्योरिटी लेयर्स ऐड होती हैं। जी बिल्कुल, वो उनको पता लगता है कि भाई ये भी एक वल्नरेबिलिटी आ गई है कि यहाँ से कुछ कोई चीज हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो उसको भी वो ऐड इन कर देते हैं। 10,000 रुपये अनसिक्योर और 2,500 रुपये अनसिक्योर, तो गवर्नमेंट भी चाहिए 2,500 वाला ले लें। बिल्कुल ठीक है जी, ले मैं आपका मशवरा अब तक पहुंचा। नहीं, मैं तो मेरे मतलब वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर 25 का W आप कह रहे हैं कि हैक हो सकता है इजीली। नहीं, हैक कोई, वो भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है। मैं कह रहा हूँ जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगाना चाह रहे हैं ना, कि भाई ज्यादा लेवल की सिक्योरिटी चाहिए उन्हें, तो वो जितना इन्वेस्ट करते हैं। अब जो होस्टिंग है, अभी मैंने आपको सबसे सस्ती होस्टिंग बताई है 6,000 वाली, 100,000 वाली होस्टिंग भी है, 50,000 रुपीज वाली होस्टिंग भी है। अब होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, जब लैपटॉप लेने जाते हो बाजार से, ठीक है, तो लैपटॉप उधर से मेरा ख्याल है कि 15,000 का भी मिल रहा होगा, और 2 लाख का भी मिल रहा होगा, और 5 लाख का भी मिल रहा होगा। डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा क्या पड़ा हुआ है। सर एक डाटा ऐसा क्या है और एक डाटा स्पेसिफिक क्या है। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से वो सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो गारंटी दें, कहेंगे भाई इसकी इतनी गारंटी नहीं है, वो कहेंगे भाई ये वाली ले लो, ये ज़्यादा गारंटेड है, इससे भी ज़्यादा गारंटी चाहिए तो ये वाली लो। इट्स नॉट आवर कंसर्न, ओके। बोले ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि SSL लगवा दो भाई, SEO लगे, ताला लगा हुआ नजर आ गया, SSL परचेज कर ली, चाहे मिनिमम वाली भी SSL परचेज कर ली, इवन उसकी वेबसाइट हैक भी होती है, SEO एक्सपर्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके। होस्टिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल है और वेब डेवलपर रिस्पॉन्सिबल है। SEO का बंदा उनकी वेबसाइट के हैक होने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। SEO का बंदा किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वेबसाइट को टॉप पे लाने का, कि भी मैंने इनकी वेबसाइट को पहले नंबर पर लेकर आना है,
चलें जी स्लाइड को गो थ्रू करें और फिर हम जरा वाइंड अप करते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये सारा मेंशन किया, ये आपसे शेयर कर दूंगा कि SSL से क्या बनता है भाई, ये एब्रीविएशन है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। ये सबसे पहली लाइन में एब्रीविएशन लिखी हुई है कि क्या एब्रीविएशन है। अच्छा, दूसरी लाइन में जो बात लिखी है ये फिर नेटवर्किंग की बात है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर और HTTPS वर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर्स क्या होती हैं? नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है, वर्चुअल लेयर मॉडल होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर मॉडल नहीं है, एक वर्चुअल लेयर मॉडल है जिसमें हम दिखाते हैं कि डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा होता है। तो उस पूरे लेयर मॉडल में जो सबसे ज्यादा सिक्योर लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और जो ज्यादा सिक्योर लेयर नहीं होती वो एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो कहते हैं भाई HTTP एप्लीकेशन लेयर पे होती है और HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ज्यादा सिक्योर है। वंस अगेन ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, लेयर मॉडल हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस लेयर पे वो काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिफॉल्ट पोर्ट 80, डिफॉल्ट पोर्ट 443 पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होती है भाई? फिजिकल पोर्ट आप सबके लैपटॉप पे मौजूद है, सबको पता है भाई, यहाँ माउस लग जाएगा, यहाँ माइक लग जाएगा, यहाँ स्पीकर लग जाएगा। इसी तरह नेटवर्किंग में भी हमारे पास कुछ पोर्ट्स होती हैं जिन्हें हम वर्चुअल पोर्ट्स बोलते हैं। तो कहता है भाई इनमें भी एक पोर्ट है जो आपकी 80 की पोर्ट है, ये तो जिसके ऊपर प्रॉक्सी भी लग जाती है। भैया किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दो, प्रॉक्सी से खोल लो, इसका मतलब सिक्योर तो ना हुई। लेकिन जो 443 की पोर्ट है ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, इसको कोई बंदा प्रॉक्सी से भी इसे खोल नहीं सकता। तो कहता है भाई जो HTTPS है वो किस पे काम करती है? 443 पर। नो इंक्रिप्शन, कहता है भाई इसमें डाटा इंक्रिप्ट नहीं होता। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि माउस ओपन ट्रैवल कर रहा है, और दूसरी एग्जांपल दी थी कि माउस बॉक्स में ट्रैवल कर रहा है। तो कहता है भाई डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन दूसरे में डाटा इंक्रिप्टेड होता है। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो फिर खुल जाता है, ठीक है। ले जी, ये था हमारे पास ये दूसरा टॉपिक। दो टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट कर लिए, रोबोट्स 404 और HTTPS, ठीक है। ये स्लाइड्स मैंने मेरा ख्याल है पहले भी शेयर किए हैं, दोबारा से शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अब आप